स्क्रैच गाड़ी आप बेचते हैं तो उसके लिए सरकार वो क्या नहीं, हम नहीं देखे उसको बारे में। स्क्रैच गाड़ी जो मतलब कि बेचना है, अगर आप बेचते हैं पुरानी गाड़ी तो सरकार टैक्स लेगी। तो फिर से वो बेच रहे हैं ना, है ना, तो वो तो आप चला चुके हैं, है ना। जैसे क्या होता है ना, उसमें क्या होता है, जैसे आप एक पढ़े होंगे प्रॉफिट गेन पढ़ाए थे, है ना। वो फिर क्या था, अप्रत्यक्ष कर था, प्रॉफिट पर भी उस पर टैक्स लगेगा। देखिए वो सब अलग व्यवस्था, उसमें मत घुसिए ना, वो चीज़ अलग चीज़ है, जो समझ रहे हैं ना वो अलग चीज़ है। कुछ भी टैक्स लगेगा तो नए चीज़ पर लगेगा, पुराना चीज़ पर थोड़ी लगेगा। जैसे आप वस्तु खरीदते हैं, ये अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, दुकान से कोई वस्तु खरीदिए उसी पर लगेगा, कुछ भी खरीदिए। तो ये यहाँ पर देखिए क्या बता रहे थे, हाँ ये दोनों में क्या फ़र्क है, ओह ये दोनों में क्या फ़र्क है, 122वां 101वां। ये बता रहे थे कि 122वां बिल था, बिल के रूप में जो संसद में आया था जीएसटी, ये बिल के रूप में आया था। लेकिन देखिएगा ये सभी बिल जो आते हैं, सभी बिल कानून नहीं बनता संसद में। सभी जितने बिल आते हैं, ऐसा नहीं कि सभी बिल कानून बन जाता है, ठीक है, ऐसा ही पेंडिंग रह जाता है बहुत सारे। लेकिन जो बिल के रूप में आया था 122वां बिल था, लेकिन जो कानून बना वो कानून के रूप में क्या था, 101वां, ठीक है, संविधान संशोधन। आप लोग पॉलिटी में पढ़े होंगे, अगर संविधान संशोधन होता है, ठीक है, तो संविधान संशोधन पर ज्वाइंट बैठक हो सकता है कि नहीं। अगर बात ना बने, है ना, पता है कि जो बिल जो आता है ना संशोधन के लिए, उसके लिए मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, है ना, क्या होता है, पास करना जरूरी होता है। तो अगर किसी बात पर नहीं बात बना किसी चीज़ को लेकर, तो बताइए इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान हो सकता है कि नहीं। बोलिए, कुछ पढ़े नहीं, नहीं हो सकता है। संविधान संशोधन पर, है ना, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान, है ना, कौन बुलाता है संयुक्त बैठक को, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, इसके लिए राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है, और जिसका स्पीकर जो है उसका अध्यक्षता करता है, ठीक है, ठीक है। और 108 अनुच्छेद आर्टिकल कितना है, 108 के तहत ज्वाइंट कमेटी का गठन किया जाता है, ठीक है, समझा गया। तो बिल कितना था, बिल 122वां था, लेकिन कानून के रूप में क्या बना, 101वां। अमेंडमेंट कितना था, 101वां अमेंडमेंट। क्लियर, समझा। बाकी हम सब कुछ बता दिए थे। जीएसटी की दर की बात किया जाए तो जीएसटी की दर कितना है, कितना प्रकार का जीएसटी है बताइए। जीएसटी की दर की बात बताइए। जीएसटी का स्लैब जो है, जीएसटी के दर कितना प्रकार का जीएसटी होता है, हाँ 0%, चलिए 5%, अच्छा 8%, 8% है, हम भी लिखते जा रहे हैं, बताइए है 8%, बताइए आप ही लोग बताइए। 12% है, हाँ ठीक है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो कितना है, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। सबसे ज़्यादा जो है ना, ये 28% ही है। 28% से ज़्यादा जीएसटी नहीं लगता है। आपके जो टैक्स लगते हैं इनकम टैक्स पर, हाँ जो डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स, उस पर अधिकतम कितना टैक्स लग सकता है, 30%, है ना। भारत में किस प्रकार का टैक्स है, भारत में किस प्रकार का टैक्स है, कॉपी थोड़ा लटिए टैक्स वाला, उसके बाद देखिए। टैक्स, जो टैक्स हम बताए थे कि आमदनी कभी कभी क्या होता है कि जैसे से आपका आमदनी बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, वैसे से क्या होता है, टैक्स जो है कि, है ना, बढ़ते जाता है। और एक समय में जाके टैक्स जो है कि अंतिम हो जाता है, ठीक है, अंतिम हो जाता है। अब बताइए कौन, है ना, कौन सा बताइए बताइए कौन सा टैक्स है, कॉपी लटिए बताइए कौन सा टैक्स है। और दो का मिश्रण है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताए थे क्या बता रहे थे आप लोग को, है ना, 0%, 5%, 12% और 18%, 28%। यहाँ पर इससे ज़्यादा आपका टैक्स नहीं है, इससे ज़्यादा कहाँ ये भटक जाता है। अच्छा
28% से ज़्यादा नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक हम लोग जो कैलकुलेशन किए थे, कैलकुलेशन तो अब नहीं करेंगे, अब कैलकुलेशन करना उचित नहीं है, कैलकुलेशन अब नहीं करेंगे। एक बार कैलकुलेशन बता दिए तो बता दिए, अब कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब जो हम लोग बात करेंगे, कुछ एक दो टैक्स और लिख लीजिए थोड़ा सा। अभी कुछ याद आ रहा था, क्या भूल गया हूँ, कुछ बात याद आ रहा था। एक लिखिए टैक्स हेवेंस कंट्री, टैक्स हेवेंस कंट्री। अंग्रेजी में भी वही लिखेगा, ठीक है, सॉरी हिंदी में भी वही लिखेगा, टैक्स हेवेंस, ठीक है, हेवेंस। ठीक है, टैक्स हेवन कंट्री किसको कहेंगे बताइए, नाम सुने नहीं? चलो नाम नहीं सुने तो सुन लीजिए। टैक्स हेवन कंट्री उस देश को कहते हैं जहाँ पर या तो टैक्स बिल्कुल नहीं है या बहुत कम है, थोड़ा बहुत। तो बोले कि सर उस सरकार कैसे चलता होगा, वो देश कैसे चलता होगा, है ना? आखिर ये कारण क्या है कि टैक्स नहीं रखा है? क्या कारण हो सकता है इसी के पीछे? क्या कारण हो सकता है कि टैक्स नहीं रखता होगा? हैं? हाँ ठीक है, लमसम में जो आपका सोच हम समझ रहे। देखिए मेन मुद्दा ये है कि टैक्स हेवेंस कंट्री, है ना, में आप टैक्स दीजिए चाहे नहीं दीजिए उससे कोई मतलब सरकार को नहीं है, लेकिन पैसा तो बैंक में रखिएगा ना, अपने पास तो नहीं रखिएगा, है ना? अच्छा टैक्स है ही नहीं तो आप ऐसा नहीं कि आप पैसा घर में रखिएगा, बोले कि टैक्स है ही नहीं तो हमको क्या ज़रूरत है छुपाने से, आप अपनी इनकम छुपाइएगा, सारा का सारा बैंक में रखिएगा। लेकिन वो बैंक वाला, वो बैंक में पैसा जाने के बाद वो पैसा आपका हो गया, वो पैसा किसका? सरकार का हो गया, यही ना है। लेकिन खाली आपका आपका हक कागज़ पर पैसा है कि इतना पैसा हम जमा किए हैं, ठीक है, यही चीज़ है। लेकिन अभी उसके पास किसके पास पैसा? सरकार के पास पैसा, तो सरकार तो कुछ करेगी उससे, है ना, सरकार उससे कुछ भी करेगी। तो पहली बात कि टैक्स की चोरी ना करे, काम खत्म, इनकम को ना छुपाए। और ये जो पैसा जो बैंक में जो रखा गया है, अब इससे क्या करेगी सरकार? बहुत तेज है सरकार, क्या करेगी? आपके पैसा से उस देश को डेवलप करेगा, है ना, उस देश को क्या करेगा? डेवलप करेगा। और डेवलप करेगा तो क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा, कुछ भी चीज़ बनाएगा तो रोजगार मिलेगा। सरकार के पास अथाह पैसा रहेगा, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है ना, जितना पैसा रहेगा वो कोई छुपाएगा नहीं। और उससे जो रोजगार पैदा करेगा, चाहे कंपनी बनाएगा, कुछ भी बनाएगा, है ना, तो उससे इनकम सरकार को आएगा कि नहीं आएगा? धनाधन इनकम आ जाएगा। तो ये रहा दिमाग, ठीक है। और ऐसा देश कौन कौन सा है ना? हाँ ऐसा देश है ये आपका स्विट्जरलैंड वगैरह में, है ना, मॉरिशस वगैरह है, ये सब देश आपका है जो टैक्स नहीं लेता है, ठीक है, समझ में आया? तो लिख सकते हैं आप लोग, ऐसा देश जहां पर टैक्स नहीं देना पड़ता है या अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम टैक्स होती है, या अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम रेट का टैक्स होती है, कम रेट का टैक्स होती है। कम रेट का टैक्स होती है। एग्जाम्पल हम लिख लीजिए, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, पनामा, ये सब। पनामा लिखिए, बहुत सारा ऐसा है,
बारबाडोस भी है, ठीक है। समझ गए, एकदम ईजी भाषा में समझिए, ठीक है। एक और टैक्स की जानकारी ले लीजिए, पूछा भी है, टोबिन टैक्स, टोबिन टैक्स, ठीक है। हाँ, टोबिन टैक्स, टोबिन टैक्स। एक व्यक्ति था, है ना, वो समझिए कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे, अमेरिका के ही थे अर्थशास्त्री, जिनका नाम था आपका जेम्स टोबिन। क्या नाम था? जेम्स टोबिन। तो उन्होंने कहा, जेम्स टोबिन, टोबिन अमेरिका के अर्थशास्त्री थे, कहाँ के? यूएसए के। तो जेम्स टोबिन ने कहा, देखिए कभी कभी क्या होता है कि मुद्रा को क्या होता है कि मतलब कि एक देश दूसरा देश के, है ना, मुद्रा को बदला जाता है, ठीक है। मुद्रा को क्या होता है, मतलब एक देश से दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। इसमें देखिएगा, ये दो तरीका से हो सकता है, या तो काला धन को बचाने के लिए, है ना, इसमें भी हो सकता है, या तो जुगा होगा जो बहुत बहुत तरीका से है। तो इसने कहा कि उसमें तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट उसको आता होगा ना, है ना। तो उसमें कहा कि नहीं, इसमें टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। इसका सिद्धांत ये कि इसमें टैक्स लगना चाहिए। ये कौन बोले? जेम्स टोबिन का है, और उन्हीं के कहने पर ये टैक्स लगना शुरू हो गया। इसीलिए इस टैक्स को कहते हैं टोबिन टैक्स। क्या कहते हैं? टोबिन टैक्स। क्लियर? तो लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए। एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में किए गए, एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में किए गए भुगतान पर लगने वाले टैक्स को टोबिन टैक्स कहा जाता है। ठीक है। अब इससे क्या होगा ना, इससे क्या होगा कि जो काला धन, जैसे मान लीजिए मेरे पास धन है तो दूसरे देशों में भेज देंगे, है ना, वहाँ कौन जा रहा है, लेकिन टैक्स लगेगा तो जान जाएगा, है ना। तो इस काला धन से, है ना, काला धन को मतलब कि बचाने के लिए कि भाई अब तुम भेजेगा तो टैक्स लगेगा, अब करो पेमेंट। तो ये थोड़ा बहुत टैक्स था, इसमें से पूछा भी गया, है ना, टोबिन टैक्स के बारे में पूछा गया। तो ये आपका अब होता है समाप्त, यहाँ पर जीएसटी समाप्त होता है। थोड़ा बहुत चीज़ें थी जो हमने बता दिया। चलिए, अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, छोटा सा टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक शुरू करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक आयोजन, ठीक है। बड़ा टॉपिक तो पढ़ा दिया आप लोग को। अब नया टॉपिक आर्थिक आयोजन। सब लोग जानते भी होंगे, है ना। योजना के बारे में तो पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं? योजना के बारे में पढ़े हैं कि नहीं? नहीं, नहीं पढ़े। चलिए, कोई बात नहीं पढ़े तो हम कुछ पढ़ा लेंगे, तब तो सही है मानिएगा। क्या? चलिए, नहीं पढ़ने से टीचर का वो फायदा होता है, कुछ बग के निकल जाए ना। तो चलिए, ऐसा नहीं होगा। तो इसमें ये होता है, देखिए, किसी भी चीज़ को करने से पहले, आप शादी ब्याह होता होगा, चाहे कुछ भी होता, कोई मर ही गया, कुछ भी होता, तो उसके लिए, है ना, जैसा ही मरा ना, उसके लिए एक योजना बनना शुरू हो जाता है ना। इसको कितना लकड़ी में जलाना है, लकड़ी कहाँ से खरीदना है, कहाँ लेके जाना है, उसमें 10 को 10 तरीका के बात बोलेगा, है ना, प्लानिंग करेगा। उसके बाद है ना, कितना पीना है, क्या खाना है, सब बेचारा व्यवस्था करके जाता है ना। एक बार बाराती गए थे, नहीं बताए थे, एक बार बारात गए थे, कुछ कुछ कहानी याद आता है ना। अपने गांव से निकले बारात, तो बस पर जैसे ही आदमी चढ़े ना, तो आदमी से ज़्यादा ताड़ी समझते हैं, है ना।
वो पूरा बस पर 2-4 गैलन वही लोड कर दिया था। गर्मी के रहे टाइम, तो गर्मी में जानते हैं कि वो तो बहुत महकता, और है ना, और रोड भी बहुत चिकना था, है ना, एकदम बस ऐसे से होता था। तो उस समझिए कि उस गैलन को क्या हालत हुआ, इतना महका जिसका कोई हिसाब नहीं है। हम एक गजब का सब आदमी, जहाँ जाता है इसको लेके जाता है, और 2-4 गैलन लोड कर दिया था। सुन ना, तो ये प्लानिंग उसका था। ये उसका प्लानिंग था। अरे तो बंद करने से कुछ फ़ायदा हुआ है यहाँ पे, बंद करने से बहुत फ़ायदा हुआ, है ना। अगर कोई शराब पी के डांस भी कर रहा ना बारात में, देख रहा पुलिस आ रहा तो बेचारा भीड़ से बाहर निकल जाएगा। सोचे कहीं पकड़ के हमको नहीं निकले के चले, है ना, वो चुप्पे आस्ते निकल जाएगा। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि आप कुछ भी काम कीजिए, आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर प्लान करते हैं तो बढ़िया बात है, प्लान नहीं करते हैं तो जय श्री राम, कोई भी काम आपका सक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पर कर रहा है, ये आर्थिक आयोजन की बात कर रहा है ना। अब आर्थिक मतलब, है ना, हम बताए थे अर्थ के मतलब होता है धन, है ना, धन, क्या, धन। तो इसका मतलब कि ये धन का प्लानिंग कर रहा है कि भाई धन कितना हमको कहाँ खर्च करना है, और कितना धन कहाँ से क्या आएगा, कहाँ पर खर्च करना है, ये सारी चीज़ प्लानिंग करेगा। अगर कोई कंपनी अगर इस तरह से करती है तो कंपनी का प्लानिंग है, सरकार करेगी तो सरकार का प्लानिंग है, हम लोग करेंगे तो अपना प्लानिंग है ना। तो इस तरह से कोई भी प्लानिंग इसको कर सकता है। लेकिन एक तरह से आखिरी प्लानिंग क्यों क्या आता है? अगर सरकार करेगी तो क्यों प्लानिंग करेगी? क्यों प्लानिंग करेगी? वो अपने बाल बच्चों को बढ़ाने के लिए, पैसा देने के लिए, यही ना। ठीक है, हम लोग के लिए थोड़ी प्लानिंग करता है, प्लानिंग करता है हम लोग के लिए, लेकिन फायदा किसके पास जाता है ना, उसी के पास। अमित शाह के बेटा को देखिए, है ना, क्रिकेट के बारे में इक्का दुक्का नहीं जानता है, करने से बॉल आवेगा तो छक्का मारे, करने से किसको बैट बोला जाता है, नो बॉल को बैट बोल देगा। और उसको बना देता है दियाज। सोचिए, है ना, जैसे क्या अपना बेटा को बढ़ावा कर रहा है ना। सरकार में मंत्री बनने के साथ, है ना, उठ के आता है, झोपड़ी से चुनाव लड़ता है, और फिर अगला चुनाव महल में रह के चुनाव लड़ता है। कहाँ से पैसा आता है? सीढ़ी कितना है जी उन लोग का, है ना, कहाँ से पैसा आता है, यही सब है। तो प्लानिंग किस लिए कहता है? तो प्लानिंग सरकार इसलिए करती है कि ताकि जो चीज़ की ज़रूरत है लोगों को, है ना, उस ज़रूरत को पूरा किया जाए। इस देश की जो ज़रूरत है, मेन बातों पर कसम ध्यान रहा है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं प्लानिंग के हिसाब से, तो आपका एक रूटीन जरूर होगा कि कितना घंटा क्या हम पढ़ना है। अगर इस तरह से प्लानिंग करके पढ़ते हैं तो सफलता ज़्यादा पढ़, और नहीं तो आप 10 बुक सामने रख दिए हैं और 10 बुक में ध्यान में आएगा, पहले उसको थोड़ा सा पढ़ ले, एक किताब उठाए फिर अच्छे इसको रख देते हैं, है ना, एक आध दो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और दूसरा बुक पढ़ ले, तो इस तरह से पूरा टाइम पास हो जाएगा। तो इसलिए सरकार सोचती है कि एक प्लानिंग के तहत ही कुछ काम किया जाए कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ये प्लानिंग, है ना, ये प्लानिंग होती है 5 साल के लिए। सरकार 5 साल पर रहता है ना, तो ये सरकार 5 साल के लिए प्लानिंग कर लेती है। और इसके लिए पहले, है ना, ये आर्थिक आयोजन जो लिखे हैं, एक योजना आयोग का गठन किया गया था, है ना, पता होगा, योजना आयोग का गठन किया गया था। और ये योजना जो बना था, इस सबसे पहले ये सोवियत संघ में, मतलब रूस में, है ना, इस तरह का देन है कि रूस जो है कि काम करता था, इसी तरह से काम करता था, और वहीं से, है ना, भारत सरकार ने इसको अपना लिया, है ना। तो भारत सरकार जो योजना आयोग का जो गठन किया गया था, तो ये योजना आयोग का जो गठन किया गया था, तो केसी नियोगी साहब थे, है ना, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था, आयोग का, और केसी नियोगी की अध्यक्षता में ही योजना आयोग का गठन किया गया था। और यहाँ पर ये जो गठन किया गया था, जो बना था, तो 15 मार्च 1950 कब बना था? 15 मार्च 1950 को बना था। और पहली प्लानिंग जो चला था, पहला जो प्लानिंग जो स्टार्ट हुआ था, इसके बाद ही, है ना, कब से शुरू हुआ था? 1951 से 1951 से शुरू हो गया था कि प्रत्येक 5 वर्ष के लिए, है ना, योजना बनेगा। लेकिन बीच बीच में क्या हुआ, योजना तो बना लेकिन योजना सही से लागू नहीं हो पाया। बीच बीच में ऐसा हुआ कि योजना बना ही नहीं, है ना। उसके पीछे कई सारे कारण था, सरकार का चेंज हो जाना अचानक,
है ना, युद्ध हो जाना, सरकार के पास किसी कारणवश पैसा नहीं रहना, ठीक है, तो ये सारे कारण बीच बीच में आते गया, है ना। तो पहला जो चला था 1900 का, लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर प्रोसेस के आधार पर देखा जाए, प्रक्रिया के आधार पर देखा जाए, तो दो प्रकार के बेस्ड ऑन प्रोसेस, दो प्रकार का आयोजन है। एक है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और एक है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। दोनों में क्या है थोड़ा समझिएगा। एक है सेंट्रलाइज्ड मतलब कि केंद्रीकृत, जिसको कहते हैं केंद्रीकृत आयोजन, और एक है आपको डिसेंट्रलाइज्ड मतलब आपका हिंदी कहा जाए विकेंद्रीकृत, ठीक है, विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में आखिर फर्क क्या है, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में फर्क क्या है? यहाँ से एक बार क्वेश्चन पूछ देता है ना, आपको मेंस में अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं बढ़िया से। तो केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत में फर्क क्या है देखिएगा, एक डायग्राम के माध्यम से बनाते हैं, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। जैसे समझ लीजिए, लिखना तो है ही, हम दो गो डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, दो को डायग्राम बना दिए। देखिएगा ये केंद्रीकृत में जो है सेंट्रलाइज्ड वाला में, इसमें क्या होता है, पहला फोकस वो अपने आप पर करता है। योजना कौन बनाता है? योजना बनाता है केंद्र सरकार, है ना। तो पहला फोकस अपने आप पर करता है, मतलब पहला फोकस वो केंद्र, है ना, सेंटर को रखता है, ठीक है, केंद्र को पर पहला फोकस, कि केंद्र के हिसाब से वो देखेगा कि केंद्र में क्या क्या ज़रूरतें हैं, इस भारत को क्या क्या ज़रूरतें हैं, ठीक है। तो उसके बाद सोचेगा कि राज्य के लिए प्लानिंग करें, किसके लिए? राज्य के लिए। और उसके बाद सबसे नीचे में आप देखिएगा ग्रामीण स्तर पर, है ना, यानी कि जनता के बारे में वो सोचेगा, पंचायत पर सोचेगा। लेकिन कहा गया कि ये भाई बताइए, है ना, सब पैसा आप ही रख लीजिएगा, है ना, उसके बाद यहाँ पर पहुँचेगा नहीं, तो ये है नीचे वाला जड़ है, ये है ना, ये रूट है। अगर इसको ये मजबूत नहीं हुआ, गांव लेवल पर ही मजबूत नहीं होगा, तो ये कैसे मजबूत होगा? मजबूत होगा पहले तो गांव लेवल पर मजबूत कीजिए, है ना, क्या इसको ज़रूरत है उसको दीजिए। मालूम चला कि आप वहीं बैठे बैठे देख रहे हैं कि मतलब केंद्र के हिसाब से देख रहे होंगे, तो आप क्या सोचेगा? दूसरे राज्यों के बारे में, दूसरे राज्यों में आप सोचिएगा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सोचिएगा कि हमको किससे व्यापार करना नहीं करना, क्या पैसा क्या है ना, ये सारी चीज़ सोचेगा। ज़्यादा सोचेगा कि चलो हवाई अड्डा बना दे, है ना, एयरपोर्ट बनाए, ये आपका हाईवे बना दे। अरे भाई, हाईवे और एयरपोर्ट से क्या सब जनता को भलाई है क्या? है ना, बेचारा गांव वाला खेतों में चल जाता है ना, खेत में भी जाता है। हवाई से का मतलब बहुत सारा तो ट्रेन पर नहीं चढ़ा होगा पूर्वोत्तर भारत में, है ना, तो ट्रेन मोदी जी के सरकार में चला है जी। पूर्वोत्तर भारत में तो मोदी जी के सरकार में ट्रेन चला, वो ट्रेन देखा था कहाँ? तो बताइए, आप सेंट्रल लेवल पर देख रहे हैं और नीचे को देख ही नहीं रहे, तो पहले नीचे का मजबूत कीजिए ना। तो इसका मतलब ये जो योजना बन रहा है, ये योजना ऊपर से नीचे की ओर बन रहा। क्या बन रहा? पहली योजना बनेगा केंद्र के लिए, सेंटर के लिए, तब पंचायत के लिए, राज्य के लिए, और तब पंचायत के लिए। कहा कि ये गड़बड़ है। उसके बाद कहीं नहीं, अब जो है कि विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज किया जाए। और डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि ये पंचायत लेवल और तब राज्य लेवल पर पहुँचे और तब केंद्र लेवल पर पहुँचे। मतलब कि अब जो फोकस होना चाहिए, सबसे पहले फोकस किस पर? तो पंचायत पर, उसके बाद राज्य पर, तब केंद्र पर, ठीक है, समझ आ रहा है? तो पहले फोकस करो भाई पंचायत पर, नीचे वाला पर, नीचे को मजबूत करो। और नीचे में जनता लोग है, अगर उसको रोजगार मिलेगा, इनकम होगा, तो टैक्स अपने आप, है ना, स्टेट को पहुंचेगा या केंद्र को पहुंचेगा। उसके बाद आप कोई दिक्कत नहीं, आप भी मजबूत, नीचे का भी मजबूत। और नीचे वाला सब बेरोजगार है, अनपढ़ गवार है, कुछ है ये नहीं, खाने पीने के लिए बेचारा भूखे मर रहा है ना, तो क्या फ़ायदा उससे? कोई फ़ायदा नहीं है। यही कहता है ना, यही है केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि डिसेंट्रलाइज में, है ना, पहले किस पर फोकस करता है ना, तो किधर? पंचायत से केंद्र की ओर, है ना। अब पंचायत में जनता रहता, तो जनता भी कभी कभी आ जाएगा, ठीक है। और केंद्रीकृत में केंद्र से
पंचायत की ओर चलता है। ठीक है, सुना बात को? तो कुछ लिख लीजिए कुछ बातों को। आर्थिक आयोजन बहुत सारा चीज़ों को हम लोग बोल चुके हैं, लिख लीजिए। आर्थिक आयोजन लिखिए, आप लिख लीजिएगा ना। आप हिंदी मीडियम है कि इंग्लिश मीडियम? अच्छा, आपको भी लिखाना पड़ेगा बातों को। अच्छा ठीक है, कोशिश करते लिख दीजिए। लिखिए, आर्थिक आयोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जिसमें एक केंद्रीय संगठन एक निश्चित समय अवधि के लिए, मतलब एक निश्चित समय के अंदर, जिसमें एक केंद्रीय संगठन, सीधा सीधी आप पॉइंट को इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, कि एक निश्चित समय में, है ना, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए जो प्लानिंग किया जाता है वही क्या है? आर्थिक नियोजन है, आर्थिक आयोजन है। क्लियर? एक लाइन में, जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समय अवधि के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करता है। लक्ष्यों को निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप राष्ट्र के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना है। मतलब कि संसाधन को, जो भी रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज को इस तरह से उपयोग करना है, यूज करना है कि ताकि, है ना, आपके जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। देखिएगा, आपके रिसोर्सेज जो है लिमिट है ना, क्या है? मतलब कि ऐसा नहीं कि मनमाने आप यूज कीजिएगा तो मतलब कि जब तक ये पृथ्वी में, जब तक वो संसाधन चलते रहेगा, ऐसा है क्या? नहीं है। तो आपका, लेकिन आपका जो क्या कहते हैं, क्या कहें उसको, लिमिट है, संसाधन रिसोर्सेज लिमिट है, लेकिन आपका सोच बहुत ज़्यादा है ना। ऐसा हो सकता है कि आप कंपनी से, हो सकता है कि गाड़ी डिमांड कीजिएगा तो अचानक अगर मांग दे, 100-200 आदमी मांग दे तो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके लिए संसाधन को जुटाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए संसाधन को जुटाना पड़ेगा, जैसे कोयला ही होगा। अब कोयला है, कोयला क्या लिमिट भंडार है, कोयला का क्या है? लिमिट भंडार है। और उस कोयला से, लेकिन बिजली तो सबको चाहिए ना, गरीब हो चाहे अमीर हो, बिजली तो सबको चाहिए। तो बिजली सबको चाहिए, तो बताइए हमेशा मिल सकता है कोयला से? कोयला एक दिन समाप्त हो जाएगा। मिल सकता है? लेकिन नहीं। तो इसी संसाधन से लक्ष्य की प्राप्ति करना है कि अब अनुमान लगा कि इतना बिजली का उत्पादन करना है, इतना यूनिट, ठीक है, लाखों यूनिट के बाद मालूम चला कोई संसाधन उतना है ही नहीं, तो संभव है? नहीं संभव है। उस संसाधन, अब क्या करो? दूसरा कुछ उपाय करो। लक्ष्य की तो प्राप्ति करना, लेकिन कुछ दूसरा सौर प्लेट लगा दीजिए, है ना, विंड एनर्जी का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, बस यही है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है। अब लिख लिए, बातों को लिख लिए। अच्छा, लिख ले तो। अच्छा, तो ये उद्देश्य वाला ना, अनुरूप राष्ट्रों को संसाधनों का अनुकूल, तो लिखिए, ऐसे लिखिए, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मेक optimum use of the nation's resources in line with national properties. ठीक है,
यानी कि इसमें योजना आयोग जो बना था, तो योजना आयोग का कहना था, योजना आयोग अपने तरीका से दिया, क्या कहा कि सामाजिक लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न साधनों से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना। लिख लीजिए, सामाजिक लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न साधनों से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना। लिखिए, आप लिखिए, अकॉर्डिंग टू सोशल गोल गेटिंग मैक्सिमम सोशल बेनिफिट्स फ्रॉम डिफरेंट या वेरियस मीन्स, डिफरेंस मीन्स या वेरियस मीन्स, जो लिखना लिख सकते। छूट गया। विभिन्न साधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करना। और सबसे पहले कौन अपनाया था, अडॉप्ट कौन किया था, अभी बताए, कौन, सोवियत यूनियन, है ना। सोवियत यूनियन सबसे पहले, है ना, ये इसको अपनाया था, लिख लीजिए, है ना, फर्स्ट अडॉप्टेड बाय सोवियत यूनियन। सबसे पहले कौन अपनाया था इसको, और उसी में कौन था, रूस था, है ना, उसी में रूस था। वो अलग देश बना ना, वो बहुत सारे देश था, उसमें अलग से टूट के बहुत सारा, देखिएगा, देश अलग अलग बन गया, सोवियत संघ, है ना। सबसे पहले कौन अपनाया था, तो सोवियत संघ अपनाया था इसको। अब हम लोग बात करते हैं उस पॉइंट को, लिख लीजिए, योजना आयोग का गठन क्या हुआ। अच्छा, हाँ, इससे दिक्कत होता होगा, इससे दिक्कत होता है, लिखना। योजना आयोग का गठन भारत में, है ना, 15 मार्च 1950 को किया, केसी नियोगी की अध्यक्षता में। उन्नीस सौ 50 को, है ना, केसी नियोगी की अध्यक्षता में। अच्छा, ये बताइए, ये कहता है, ये योजना आयोग संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, बताइए। योजना आयोग संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? संवैधानिक है, संवैधानिक है, संवैधानिक है, आप बताइए। नहीं, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, ठीक है ना। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, कोई भी संविधान में, है, संविधान में उसी का उल्लेख है ना, जो अनुच्छेद में है, ठीक है। तो कोई किसी भी आर्टिकल में, किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं है, ठीक है, ये गैर संवैधानिक है। एक लाया गया संसद के सामने, चलो भाई बना दिया जाए, तो बना दिया गया, ठीक है। एक अध्यक्षता के द्वारा सरकार एक किसी के सौंप दिया, देखो तो ऐसा बना सकते हैं, तो बोले हाँ बना सकते हैं, उसके अध्यक्षता में के योजना आयोग का गठन कर दिया गया। ऐसा थोड़ी है कि संविधान में लाया गया, बिल लाया गया, उसके लिए पारित किया गया, ऐसा चीज़ नहीं है। अच्छा, जीएसटी के बारे में एक चीज़ छूट गया कि जीएसटी जो लाया गया था, वो कौन सा बिल था, धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था कि किसी और रूप में था, कि साधारण विधेयक के रूप में? धन विधेयक के रूप में वो बिल लाया गया था। और धन विधेयक, जो मनी बिल जब आता है, तो पता है ना, किसके कहने पर, किसके पूर्वानुमति होता है उसका, राष्ट्रपति के, है ना, अनुमति पर ही, है ना, संसद में आता है, और इसके लिए फिर कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, धन विधेयक, कोई भी बिल, धन विधेयक, मनी बिल है कि नहीं, ये कन्फर्म कौन करता है, बोलिए, लोकसभा अध्यक्ष, है ना।
लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, अब हम लोग प्रक्रिया के आधार पर यही चीज़ लिख लीजिए, है ना, बेस्ड ऑन प्रोसेस। तो प्रक्रिया के आधार पर हम लोग जो पढ़े 2 प्रकार का, प्रक्रिया के आधार पर बेस्ड ऑन प्रोसेस। आज आप लोग का टाइमिंग चेंज हो गया था ना? हैं? हम आज झूठ बोल के भागे दूसरा कोचिंग से, है ना, नहीं तो कहता कि हम मेरा क्लास छोड़ के दूसरा कुछ बोले तबीयत तो खराब चले। तो कौन कौन सा था? एक केंद्रीकृत आयोजन, है ना, सेंट्रलाइज प्लानिंग, केंद्रीकृत योजना, प्लानिंग। ठीक है, ठीक है, और एक है सेंट्रलाइज, और एक है विकेंद्रीकृत प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज, ठीक है, और यहाँ पर दोनों का एक फिगर बना दीजिएगा। एक हम बनाते हैं, फिर से बनाते हैं। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा, फिर से बनाने। फिगर वाइज चीज डायग्राम, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और ये आपका जो भी कहिए सिटीजन, नागरिक। ठीक है, यहीं पर वही चीज़ लिखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और नागरिक, या पंचायत राज, जो भी लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर है। लेकिन ये जो है, ये जो चलता है ऊपर से नीचे, और ये आता है ये नीचे से ऊपर, है ना, ये इसको कहते हैं बटन टू, है ना, सॉरी क्या होता है, टॉप टू बटन, है ना, टॉप टू बटन। और ये है बॉटम टू टॉप, ऊपर से नीचे। हाँ लिखिए ना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ना, पूछिए, जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब ये, अब कहा जाए कि सर ये व्यवस्था कब आया हो, है ना, ये याद रखिए, ये क्या है, ये आपको, ये क्या है, डिसेंट्रल, है ना, बी केंद्रीकृत, याद रखिएगा, नहीं तो मालूम चला कि उल्टा सीधा मत कर दीजिएगा। हाँ, बी केंद्रीकृत है और ये आपका केंद्रीकृत है। ठीक है, केंद्रीकृत, ठीक है। अब बात आता है कि इसकी व्यवस्था कब से लागू किया गया, है ना, ये कब दिमाग में ऐसा आया कि ना पहले नीचे वाला किसे शुरू करते हैं, क्या कब दिमाग में आया बताइए? हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसके लिए आप देखिएगा, ये जब पंचायती राज आता है, कब, कौन सा संशोधन करके, 73वां संशोधन, है ना, तो 73वां 74वां जो संशोधन आता है, देखिए 2 संशोधन याद रखिएगा, 2 जो संशोधन हुआ है, बहुत कन्फ्यूज होगा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, और दोनों हुआ 21 में, है ना, दोनों हुआ है एक ही साल, कब बताइए? 1992 में, 1992, यही हुआ ना। तो ऑप्शन में कभी कोई पूछ देगा तो आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि कौन सा संशोधन किसके लिए था। ठीक है, तो ये आप देखिएगा 73वां 74वां जो था,
ये पंचायत के लिए था, है ना। ये किसके लिए था? ये पंचायत के लिए था, और ये आपका शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के लिए ही ना था, है ना, नगर पालिका के लिए। ये शहरी क्षेत्र के लिए, ये ग्राम लेवल पर। तब कहा गया, जैसे शहर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है बहुत सारा, कहा गया कि अब जो है कि इसी तरह से चलेगा कि जो थोड़ा बहुत शहरी क्षेत्र है तो यहाँ से पहले इसको लिए व्यवस्था करना पड़ेगा, और जो ग्रामीण एरिया है पर इस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसकी शुरुआत, है ना, डिसेंट्रलाइज की शुरुआत मानी जाती है। और पता है जब पंचायती राज व्यवस्था आया था तो इसकी सबसे पहले सामुदायिक विकास का, है ना, चल रहा था 1952 में। उसके बाद जो है कि आप देखिएगा कि बलवंत राय मेहता समिति था, तब ये सोचे कि नहीं अब जो है कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाया जाए। तब कब आया था? 1956 में कि 57 में? अब जो भी देखिएगा 57 में आया था लगता कि, है ना, बलवंत राय मेहता समिति। और इन्होंने 3 प्रकार के पंचायती राज व्यवस्था को बताया था। कौन कौन सा था, है ना, कौन कौन था बताइए? जिला स्तर, हाँ प्रखंड स्तर, हाँ पंचायत स्तर, हाँ, ठीक। ग्राम लेवल पर, है ना, ग्राम लेवल पर आपका आ गया ये ग्राम पंचायत, है ना। आप प्रखंड लेवल पर जो आप देखते हैं पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला स्तर, है ना। तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा कहा गया। लेकिन इसके बाद फिर एक और आया था जो अशोक मेहता समिति भी था, है ना, वो 1978 में आया था। है ना। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर की बात की पंचायती राज में। कौन कौन सा? एक मतलब कि एक छोड़ दिए थे उसमें, कौन सा लेवल को छोड़ दिए थे? हाँ, है ना, बोले कि उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर सोच था। लेकिन अधिकतर राज्यों में, या राज्यों में कीजिए, सभी राज्यों में लमसम में त्रिस्तरीय पंचायती ही लागू है। बिहार में भी त्रिस्तरीय पंचायती ही लागू है, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले। राजस्थान के नागौर। कब? 2 अक्टूबर 1959 ना, 59 नहीं था ना, यही होगा, 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रक्रिया के आधार पर। ये 2 तरीका के हम लोग बात समझते हैं, डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज। तो डिसेंट्रलाइज को आप लोग याद रखिएगा, बॉटम टू टॉप है, और सेंट्रलाइज टॉप टू बटन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। अब हम लोग ड्यूरेशन के हिसाब से देखते हैं, है ना, समय के आधार पर योजना के बारे में समझते हैं। तो अवधि के आधार पर पढ़ लीजिए, अवधि के आधार पर, है ना। अवधि लिखिएगा, समधि मत लिखिएगा, ठीक ना, नहीं बताते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, तो आप समय के अनुसार, है ना, कई सारे क्या हो सकता है। या तो आप 1 वर्ष के लिए प्लानिंग कीजिए, या तो आप 1 वर्ष से अधिक के लिए प्लानिंग कीजिए, या तो आप 5 वर्ष के लिए प्लानिंग कीजिए, है ना। ये 3 प्रकार के आपको दिखाई देगा। तो कौन कौन हो गया? शॉर्ट टर्म प्लानिंग लिख लीजिए, कौन सा हो सकता है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग, अल्पावधि आयोजन, अल्पावधि आयोजन, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म जो प्लानिंग होता है 1 वर्ष या इससे कम अवधि के लिए। किससे होता है? 1 वर्ष या इससे कम, 1 वर्ष या इससे कम, ठीक है, 1 वर्ष या इससे कम। उसके बाद, है ना, मिड टर्म प्लानिंग, यानी कि मध्यावधि आयोजन, मध्यावधि आयोजन। ये होता है 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम, 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम। ठीक है। और एक होता है आपका दीर्घावधि आयोजन, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यह होता है 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष या 5 वर्ष से अधिक, है ना, 5 वर्ष के लिए।
या उससे अधिक के लिए भी हो सकता है, ठीक है। पाँच वर्ष से अधिक, 5 वर्ष और 5 वर्ष से अधिक, ठीक है ना, 5 वर्ष से अधिक भी लिख सकते हैं। अब बोलिएगा 5 वर्ष से अधिक के लिए कौन सा प्लानिंग हो सकता है, बताइए, कोई प्लानिंग कर सकता है सरकार? 5 वर्ष से प्लानिंग तो देखे, 5 वर्ष से अधिक का कोई प्लानिंग कर सकता है? नहीं। सरकारें चेंज हो जाता है। सर है 6 वर्ष का? अरे जनसंख्या नियंत्रण ऐसा थोड़ी है कि 1-2 साल में हो सकता है, इसके लिए लंबा प्लानिंग, जैसे अभी का प्लानिंग क्या है कि 2045 तक, है ना, जनसंख्या को नियंत्रित करना है ना, इस तरह का प्लानिंग है। तो क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ठीक है। सरकार 2045 तक सोच रही है, सोचिए, ठीक है। लालू यादव से जब पूछा गया था हम दो हमारे दो पर, क्या ना यही था ना, हम दो हमारे दो, बोले कि लागू कर दो, क्या दिक्कत है लागू कर दो, हम दो हमारे दो, हमारा क्या दिक्कत है? बोले कि तब दिक्कत नहीं है, तो आपका तो पहले ही इतना। अरे भाई, इसके बाद हम दो हमारे दो होगा ना, ये तो पहले तो हो ही गया ये तो नियम बनने से पहले का ना है। अब नियम बनने के बाद अगर हम दो हमारे दो से ज़्यादा होगा तब ना तुम कुछ कहेगा मेरे ऊपर। ये तो पहले से 7-8 गो है, उसके बाद सो चल जाएगा तब। हाँ, के वो लालू यादव का बाल बच्चा है? लगता है कि 2 गो, 7 2 9 गो कितना है शायद। चलिए, ठीक है। तो ये इसमें आप देख, है ना, इसमें जनसंख्या नियंत्रण आप लिख सकते हैं, है ना, जनसंख्या नियंत्रण आप लिख सकते हैं, अधिक जनसंख्या नियंत्रण, है ना, नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण लिख सकते हैं। उसमें 2000 से 2045 तक के कंट्रोल करने की बात किया गया है। क्या, ठीक है, 2000 से 2045 तक कंट्रोल करने की बात किया था, मतलब 45 साल का समय लिया गया था कि जनसंख्या को नियंत्रित करना है। तो 2000 अभी बहुत टाइम है, अभी आधा हो गया कि अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है। उसके समय में देखिए क्या स्थिति होता है। अभी बहुत लोगों का जनसंख्या है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अगर रोज़गार अगर बढ़ जाए ना तो लोगों को महसूस नहीं होगा मेरे पास कितना जनसंख्या है। तो रोज़गार नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है ना, जो हुआ जो गलती हो गया, ठीक है। अब भारत में आयोजन की बात करते हैं, है ना, प्लानिंग ऑफ इंडिया, प्लानिंग इन इंडिया। कौन अब भारत में कौन व्यवस्था इस तरह से मन में पहले सोचा था? जो हम लोग योजना आयोग बनाए हैं उससे पहले ये विचार मन में था कुछ लोगों का, ठीक है ना। लागू भी क्या था, सक्सेस नहीं हुआ अलग बात है, लेकिन इस तरह की अवधारणा पहले से चल रहा था। तो कौन किया था, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा भारत में आयोजन की बात कर लेते हैं। भारत में आयोजन की बात, कई लोग को देखे हैं कि बेटी के चक्कर में बेटा 11 गो है, कई लोग को देखते हैं, है ना, कि बेटा के चक्कर में 11 गो बेटी है देखे हम अपने गांव में देखे, हम अपने गांव में देखे, है ना, लास्ट में बेटा नहीं हुआ, तो जब सोचे है ना जब बेटा है नहीं है, होता है, हम मेरे गांव में है। हाँ, तो उसके बाद एक और बेचारा हम देखे, मेरा एगो परिवार में थे, है ना, वो बेचारा आशा लगाए, मतलब कि उनके घर में, है ना, कुछ ऐसा था, तो घर बेचारा एकदम भगवान से प्रार्थना, हे भगवान मेरा एक और पोता हो जाए, एक और पोता है, एक और था पहले से, एक और पोता है ना। डॉक्टर अंदर से निकला, लीजिए आपका, कहीं पोती, बेचारे के मन को बेचारा के देखे ना दिमाग हिल गया, हम कि ले तेरी के, है ना, ये देखो बेचारा के दिमाग, भगवान शासन लगाए हुए था, है ना, एक और पोता, एक और पोता, है ना। तो इस कोई ऐसा मन की अवधारणा है ना, बेटा और बेटी में, है ना, फर्क नहीं है, लेकिन फर्क लोग करता ही है ना, बोलने वाला ही फर्क कर देता है क्या सच्चाई है, बोलने वाला ही फर्क करता है। महिला हो के ही महिला को, है ना, संरक्षण नहीं देती है। अगर महिला हो के ही महिला को संरक्षण देने लगे तो कोई बात नहीं, महिला ही सोचने लगे आगे चल के ना, एक बेटा जरूरी है,
एक बेटा जरूरी है। अब लो तरीके, आई सबसे ज़्यादा दिमाग महिला को ही दिमाग में ज़्यादा रहता है। बेटा बेटी का मानसिकता सबसे ज़्यादा महिला में ही है नहीं। ये महिला में ही देखे सबसे ज़्यादा है ना, ये विचार सबसे ज़्यादा महिला में ही है। हाँ, मानसिकता उसी में है, ये भरा हुआ, कुट कुट के भरा हुआ, ठीक है ना। और उसी के चक्कर में जब 4 गो 5 गो बेटी हो जाती है और जब शादी ब्याह करना पड़ता है, तब उस समय एकदम चिड़चिड़ा जाता है हस्बैंड उसका कि तुम्हारे चक्कर में सब हुआ है। ये तुम्हारे चक्कर में हुआ है ना। तभी वो फिर भी एक तरफ बेटी का शादी करते रहेगा, दूसरी तरफ फिर आशा लगाए हुए, अभी भी लगता है चांस है ना, अभी भी लगता है चांस है ना, फिर आशा लगाए हुए हैं। हाँ, इस तरह के देखे हैं गाँव में, ऐसा बात नहीं है ना। चलिए, और उसके बाद दमादो आया है, तो दमादो कर घर में एगो साला रहता, वो बेचारा भगवान से प्रार्थना कर रहा है, एगो साला रहता है ना, वो भी भगवान से प्रार्थना कर रहा है, एगो साला रहता है। गजब आदमी है यार, अभी तक तुम आशे लगाए हुए है ना। चलिए ना, तो स्वतंत्रता से पूर्व आयोजन की बात करते हैं। सच्चाई बात है। क्या क्या साली? अच्छा, ठीक ठीक है ना। स्वतंत्रता से पूर्व आयोजन, स्वतंत्रता पूर्व आयोजन ऐसे लिखे, स्वतंत्रता पूर्व आयोजन। वो जब पकड़ाया था चरपासों के बीच में, है ना, तब तब उसको मजा आता है कि है ना, कि बीवी के बहन है ना कितनी समझदार होती है। तब उसको समझ में आता है स्वतंत्रता के पश्चात है। स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद, है ना। प्लानिंग बिफोर इंडिपेंडेंस और प्लानिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये आफ्टर की बात करता है, ठीक है, और ये बिफोर की बात करता है। ठीक है, लिखिए, कुछ कुछ लिख लीजिए, ठीक है, कौन कौन सा है। इधर एक इस तरह से लिखेगा, ठीक है, इस तरह से लिखते जाइएगा, ठीक है। एक लिखिएगा विश्वेश्वरैया योजना, लिखा हुआ ना यहाँ पर, एगो है ना बिल्डिंग, बहुत टेढ़ा नाम है ना, विश्वेश्वरैया योजना, ठीक है, नाम है पहले, है ना, योजना। उसके बाद कांग्रेस योजना, कांग्रेस योजना। उसके बाद बॉम्बे योजना, बॉम्बे। उसके बाद बॉम्बे योजना। गांधीवादी योजना, उतना में नहीं हटेगा, और उधर लिखिए, गांधीवादी योजना। जन योजना, है ना, द पीपल्स प्लान, जन योजना। और एक लिखिएगा सर्वोदय योजना, जन जन, है ना, मतलब कि हम लोग जो है ना, पीपल्स प्लान, जन योजना, सर्वोदय योजना। छूट गया, फिर से लिख दे, दिक्कत है तो बोल लिए थे, ठीक है। गांधीवादी योजना, है ना, गांधीयन प्लान, जन योजना और सर्वोदय योजना। स्वतंत्रता के बाद की बात लिखिए, योजना आयोग, है ना, लिखिएगा, योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ये योजना आयोग कब से कब, तो 1951 से 2015 तक की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा नीति आयोग का गठन हो गया था, 2015 से वर्तमान तक नीति आयोग है ना, तो नीति आयोग।
नीति आयोग। देखिए, ये पढ़ाने का मकसद ये हुआ है कि यहाँ से अभी तक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न अभी तक पूछा जाता है। योजना तो पता है कि योजना समाप्त हो चुका है ना। योजना आयोग के जगह पर ही नीति आयोग का गठन किया गया, लेकिन फिर भी हम लोग योजना के बारे में पढ़ना जरूरी है, किसी भी एग्जाम में कहीं से उठा के पूछ देता है, ठीक है। लेकिन इसके पहले ये जो आया था इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। तो एक के बारे में लिखिए, जो विश्वेश्वरैया योजना है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, ये कब आया था, है ना, वो कब आया था उसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। कब आया था? तो 1934, 1934, 1934 में। और इनका कहना था कि ये 10 वर्ष का होना चाहिए। कितना साल का कहते हैं? 10 वर्ष का। तो उसमें लिखिए कितना साल का था? 10 वर्ष का। निर्धारित समय कितना था? 10 वर्ष। टेन्यूर या कार्यकाल जो भी लिखिए, कितना था? 10 वर्ष का। अब कांग्रेस योजना, कांग्रेस योजना कब आया था? और ये निश्चित है कि सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में कांग्रेस योजना को लाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1938 में। और ये देखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। यहाँ से प्रश्न आपको पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, उसमें घुसा के पूछ देता है, पॉलिटी में वाले क्वेश्चन में। तो ये जो लाया गया था, मतलब इस तरह की जो योजना बना था, ये आपको जवाहरलाल नेहरू के समय, उसमें कौन थे, इसकी गठन किया गया था अध्यक्षता के लिए, योजना बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ पर लिख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। फिर लिखिए बॉम्बे योजना, इसका डेट कई बार पूछा है, ठीक है। और ये जो बॉम्बे योजना आया था, ये मतलब कि जो कैपिटलिस्ट लोग थे यहाँ के, पूंजीवादी, है ना, पूंजीपति लोग जो थे, जो व्यापार लोग थे, व्यापारी लोग, उन्हीं के द्वारा ये योजना लाया गया था। तो कभी कभी पूछ देगा कि जो बॉम्बे, और खासकर जो बॉम्बे के जो लोग थे वहाँ के लोग जो, तो ये पूछेगा कि बॉम्बे योजना किसके द्वारा लाया गया था, है ना। तो ये पूंजीपतियों के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1944-45 में। कब लाया गया था? तो 1944-45 में, ठीक है, पूंजीपतियों के द्वारा, है ना, भारतीय पूंजीपतियों, कैपिटलिस्ट, है ना, बॉम्बे योजना। और कौन कौन इसमें लोग शामिल थे, कुछ नाम लिख लीजिए, है ना। कुछ उद्योगपति का नाम, है ना, यहाँ के उद्योगपतियों के द्वारा जो लाया गया था, उस उद्योगपति का कुछ नाम लिख लीजिए, ठीक है। बॉम्बे योजना पूंजीपतियों की जगह पर उद्योगपति लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। उद्योगपति लिखे तो ज़्यादा, है ना, उद्योगपतियों के द्वारा लाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लिखिए JRD टाटा, कुछ नाम लिखिए, JRD टाटा, हाँ, JRD टाटा, हाँ, JRD टाटा हो गया। फिर GD बिरला, GD बिरला, कस्तूरभाई लाल भाई, एक ही साथ, कस्तूरभाई लाल भाई,
एडी श्राफ, श्राफ, ए डी 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 फॉर डॉग, ए डी श्राफ, श्राफ, जैकी श्राफ, श्राफ। फिर लिखे आरदेशीर दलाल, आरदेशीर दलाल, लिख दे, ये लिख दे, आरदेशीर दलाल, ठीक है, आरदेशीर दलाल। जॉन मथाई भी इसमें शामिल थे, जॉन मथाई, जॉन मथाई। अब गांधीवादी योजना लिखिए, गांधीवादी योजना। गांधीवादी योजना, देखिए गांधीवादी योजना के बारे में ये मत समझिएगा कि गांधी जी के द्वारा लाया गया था, ठीक है, ये भूल के ये आंसर टिक मत कीजिएगा, ठीक है। लिखिए श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में इस योजना को प्रतिपादित किया। मतलब ये योजना कौन लाया था? श्रीमन नारायण अग्रवाल। ठीक है। सर्वोदय योजना लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। बॉम्बे योजना पूछा गया है, सर्वोदय योजना पूछा गया, ठीक है। सर्वोदय योजना कब लाया गया था? दोनों पूछेगा, डेट भी पूछेगा और कौन लाया था उस भी। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा। गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल 1944 है ना, 1944 है ना। सर्वोदय योजना 1950 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया था, ठीक है। ये कुछ इसका इतिहास था, उस इतिहास को जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना, कुछ इतिहास था, उस इतिहास को हम बता दिए। अच्छा, देखिएगा जब भारत जो स्वतंत्र हुआ तो विश्व में पहले दो प्रकार की अर्थव्यवस्था था ना। एक था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री था और एक था आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री था। मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश था, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश को देखिएगा कि वहाँ पर लागू था जहाँ पर लोग पैसे वाले थे, है ना, वहाँ पर ये लागू था। क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश में लाभ पर ध्यान दिया जाता था ना, लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई भी वस्तु, है ना, ये नहीं कि ये वस्तु गरीब लोग खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, उससे कोई मतलब नहीं था। जिस वस्तु पर ज़्यादा आमदनी होगा मार्केट में वही वस्तु आपका दिखाया जाएगा, ठीक है। और वही चीज़ तो मतलब कि ज़्यादा कीमत वाला वस्तु कहाँ के लोग खरीदेगा? जहाँ के पास पैसा है, जहाँ के लोगों के पास पैसा है। तो इसीलिए अमेरिका वगैरह में, है ना, आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देश था। और इसकी चर्चा द वेल्थ ऑफ नेशन में किया गया था पुस्तक में। और द वेल्थ ऑफ नेशन कौन लिखे थे? एडम स्मिथ, ठीक है। लेकिन एडम स्मिथ, है ना, एडम स्मिथ नाम था। लेकिन उसके बाद देखा गया जो एक और अर्थव्यवस्था चल रहा था, है ना, तो चीन में बहुत पहले से आपका, चीन में तो साम्यवादी व्यवस्था था, कम्युनिस्ट, है ना, इकोनॉमी, हाँ उस रूसों में था, ठीक है। लेकिन 1985 तक चीन में चला था ना साम्यवादी व्यवस्था। उसके बाद जो है कि आपका, है ना, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था जो था कार्ल मार्क्स की पुस्तक कौन सा, दास कैपिटल, है ना, उसमें इसकी चर्चा है। जिसे इसमें कहा गया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश में, पूंजीवादी में, कि जो भी संसाधन है रिसोर्सेज, उस सभी रिसोर्सेज पर संसाधन पर अधिकार प्राइवेट लोगों का होगा, है ना। जैसे बिजली का उत्पादन करना है
कितना बिजली का उत्पादन करेगा वो खुद समझेगा। बिजली का उत्पादन करेगा और कितना में बेचेगा वो कंपनी समझे, उसमें सरकार का हस्तक्षेप कुछ नहीं है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ऐसे टाइम में फोन करेगा, शांत रहिए। यस सर। नहीं सर, किसी मीटिंग में बैठे हुए सर। हाँ यस सर। ठीक 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 सर, ठीक ठीक। समझ में क्लास है। क्या बोले इसे। ठीक है, समझ में आया बात को, है ना। तो स्वतंत्रता के बाद क्या बोल रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे पागल। हाँ, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में ये बता रहे थे, क्या बता रहे थे हम, कि लाभ पर काम करता है, क्या लाभ पर काम करता है। लेकिन दूसरी बात कहा गया कि देखिए संसाधन अब आपकी है और इस संसाधन पर अगर प्राइवेट लोगों का हस्तक्षेप है तो इसका मतलब गरीब का तो कल्याण होगा नहीं। गरीब को जो वस्तु मिलना चाहिए वो वस्तु तो मिलेगा नहीं, है ना, वो वस्तु मिलेगा नहीं। तो का जैसे मान लीजिए किसी को बेचारा को आटा चाहिए, है ना, कम दाम में आटा चाहिए, कोई करे कि भाई आटा खेबे नहीं करता है ना, रोटी बड़ा लोग रोटी नहीं खाता है, रेस्टोरेंटे में जाके खाना खा लेता है, कुछ आलतू फालतू चीज़। तो जो चीज़ का डिमांड रहेगा रेस्टोरेंट को वही चीज़ सामान बिकेगा, उसी में ज़्यादा प्रॉफिट है ना, उसी में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इस तरह से कहा कि गरीब लोग का कल्याण इसमें नहीं होगा। तब आया समाजवादी अर्थव्यवस्था, कहा कि भाई समाजवादी अर्थव्यवस्था में बात किया जाए। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में कहा गया कि जो संसाधन है उस संसाधन पर, है ना, अधिकार किसका होना चाहिए, उस संसाधन पर अधिकार होना चाहिए किसका, सरकार का। किसका, सरकार का। और वो सरकार जो है कि देखेगी अपने जनता को कि कौन बेचारा गरीब है, किसको क्या चाहिए, है ना, किसको क्या चाहिए, उसकी बात होती है। तो इसमें कहा गया कि सामाजिक कल्याण के लिए, है ना, सामाजिक अर्थव्यवस्था, है ना, लाया गया। ठीक है। तो जैसे किसी को मकान है कि नहीं है, किसी को रोटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, तो जो चीज़ को जिसको दिक्कत है वो चीज़ उपलब्ध सरकार कराएगी। ठीक है। अब मान लीजिए किसी का घर नहीं है तो चलो भाई घर दे देते, अब किसी के पास 4 घर है, किसी के पास एक घर भी नहीं है, तो कहे कि भाई ऐसा करो ना, तुम्हारा एक रहने की ज़रूरत है ना, एक घर ले लो, 3 घर बांट दो, है ना। तुम्हारे पास 4 गाड़ी है तो एक गाड़ी रख लो, 3 गाड़ी बांट दो। अब बताइए कोई खरीदना चाहेगा, कोई खरीदना, कहे कि मेहनत हम करें और सरकार दूसरा से, ना, दूसरा को दिलवा देंगे, तो क्या करेगा, बोले कि छोड़ो, ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से क्या होगा, जो कमा रहा है वो भी क्या सोचेगा, छोड़ो नहीं कमाते, खाने पीने भर है ना बस। इस एक तरह से बेरोजगारी भी बढ़ सकता है ना, बेरोजगारी भी बढ़ सकता है। अब ऐसा मत सोचे कि सर केकरो 2-3 गो ब्याह होले, हमरा एको ने ब्याह होले, है ना, तो सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है। तो ये व्यवस्था सरकार नहीं है, ये व्यवस्था सरकार नहीं की है। ठीक है। तो अच्छा, बढ़िया बता, है ना, विवाह योजना। तो उसके बाद 1929 में विश्व में बहुत बड़ा मंदी आया था। विश्व में क्या आया था, विश्व में बहुत बड़ा मंदी आया था। जब विश्व में बहुत बड़ा मंदी आ गया, ये मंदी आर्थिक मंदी आया था, कब आया था, 1929 में। तो अब 1929 में कहा गया कि भाई ये मंदी कैसे आ गया, ये मंदी आखिर कैसे आया, ये मंदी कैसे आया, है ना, जहाँ पर एक तरफ से तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, निजी लोग का कंट्रोल में है, और दूसरी तरफ कुछ देशों में सरकार का कंट्रोल है। तो ये मंदी कैसा हो सकता है, एगो फेल हो सकता था, है ना, या तो जहाँ पर निजी लोग का जो हिस्सेदारी है
है ना। एक मिनट तो, हाँ पढ़ा रहे हैं, हाँ हाँ क्लास ले रहे हैं। ठीक। ये बस लिखा रहे थोड़ा देर। अच्छा ठीक। तो यहाँ पर कहा गया कि ये जहाँ पर अगर निजी लोग का जो क्षेत्र था, है ना, अधिकार था, वहाँ पर फेल होना चाहिए था, या तो सरकार वाला फेल होना चाहिए था। तो दोनों को दोनों फेल हो गया। आप कौन सा व्यवस्था अपनाया जाए? तब लाया गया, है ना, जॉन मेनार्ड केन्स ने एक और अर्थव्यवस्था को अपनाया, और उस अर्थव्यवस्था का क्या था? अर्थव्यवस्था, है ना, आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट देखते। कौन सा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था आया, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करता। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी जब भारत आज़ाद हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ तब कहा गया कि कौन सा व्यवस्था को अपनाया जाए। अब 3 अर्थव्यवस्था वाला हो गया, 3 अर्थव्यवस्था हो गया, एक पूंजीवादी, एक समाजवादी और एक मिश्रित, है ना। तब कहा गया, भारत सोचा कि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाएंगे तो फिर निजी लोगों का कंट्रोल हो जाएगा, कंपनी यहाँ पर बैठाएगी, है ना, क्योंकि सरकार के पास पैसा था नहीं उस टाइम में। तो बोला कि ऐसा करते सरकार कंपनी बैठाएगी तो हमको कुछ नहीं। लेकिन फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी था, क्या था? प्राइवेट था, लेकिन पूरा देश पर कंट्रोल कर लिया। बोला फिर तो वही गुलाम बन जाएंगे। बोला कि ये फेल। समाजवादी अर्थव्यवस्था अगर अपनाना चाहे तो सरकार के पास पैसा नहीं था कि पूरा एक आँख से, एक नज़र से सबको देखे कि कौन अमीर कौन गरीब है, सबको जो गरीब है उसको पूरा का पूरा धन दौलत दे के अमीर बना दे। संभव था? संभव नहीं था। तो सरकार के पास पैसा नहीं था, इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था भी नहीं अपना सकता था। ठीक है। तब कहा जाए ऐसा करते हैं कि दोनों व्यवस्था अपना लेते हैं। जहाँ पर पैसा, हमको पैसा की जरूरत पड़ेगा, पैसा नहीं रहेगा तो प्राइवेट वाला से पैसा ले लेंगे, और जहाँ पर लगे कि प्राइवेट वाला काम नहीं करना चाहता है तो वहाँ पर हम जाके काम कर देंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए ये मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत अपनाया। कौन सा? तो आज़ादी के बाद। जब आज़ादी के बाद अपनाया तो कहा कि अब सरकार ऐसे नहीं चलेगा, अर्थव्यवस्था अपनाया गया तो ऐसे सरकार नहीं चलेगा। इसीलिए एक सिफारिश किया गया, केसी नियोगी की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन कर दिया गया, और योजना आयोग अब चलना शुरू हो गया। तो पहला योजना जो बनता है, प्रथम, ये 5 वर्ष का योजना रहता है। कितना साल का? 5 वर्षों की योजना बनता है। और ये योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना जो होता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो होता है ये कब से कब तक? तो शुरू होता है 1951 से 56 तक। ठीक है, 1951 से 56। ठीक है, 1951 से 56। क्लियर? तो थोड़ी थोड़ी लिख लीजिए, समय है, छोड़ दिए हैं? आप लोग के पढ़ाने के लिए चले हम झूठ बोलते हैं, लेकिन अगला आदमी पकड़ लिया कि कहीं पढ़ाने की। अब जो एक क्लास छोड़े ना, अब कल हमको बस लेगा वो, है ना, समझ रहे ना, कल हमको एक क्लास से बस लेगा वो। इस तरह से होता क्या, कुछ होता है आदमी जो होता है ना वो, तो उस आदमी को कोई वैल्यू भी नहीं देता, ना उसको स्टाफ को वैल्यू देता है, ना उसको कोई टीचर वैल्यू देता है, कोई वैल्यू नहीं देता। इसीलिए वो करमनाते रहता है कि हमको कोई वैल्यू का नहीं देता, है ना। एगो चाय पिलाने वाला भी उसको वैल्यू अब नहीं देता है। तो व्यवहार जैसा रखिएगा वैसा ही काम चलेगा। ठीक है ना। व्यवहार नहीं रखिएगा, व्यवहार खराब रहेगा, कितना दिन तक काम चलने वाला। ठीक है। आज उससे कोई भी बहस कर लेता है, हमसे कोई नहीं बहस करता है ना, उससे कोई भी बहस कर, जितना स्टाफ है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता ही रहता है। मतलब कोई ऐसा दिन नहीं कि उससे कोई खुश रहता है। सब टीचर धीरे धीरे जो है कि भागते चला गया। तो ठीक है, हम लोग जो योजना है हम लोग पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में इसको ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद नीति आयोग के बारे में हम लोग बता देंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया दिमाग थोड़ा सा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।